एक तूफान, एक शोर, विरोध के नारे, ये सब अपने अंजाम को पहुंचने की तरफ बढ़ चुके हैं। मुल्क की राजधानी की सरहदें खुलने वाली हैं। 1 साल से चला आ रहा किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है। सड़कों को जाम करके बैठे किसानों के जत्थे 11 दिसंबर से अपने खेतों को लौट जाएंगे। विरोध की आग ठंडी करके ये सर्दी अपने घर में बिताएंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे के इतिहास में जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा। उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र की मोदी सरकार और किसानों के बीच एमएसपी, मुआवजे और किसानों से केस वापसी जैसे मुद्दों पर बात बन गई है। लेकिन यह आंदोलन का स्थगन है। आंदोलन पूरी तरह से खत्म न करने की मोटी वजह किसानों के दिलो दिमाग में कुछ शक और शुभों का होना है। नैतिक तथ्य आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी तो दोबारा हमारा सरकार का जो काम उसको निगरानी करके उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। विरोध खत्म होते ही अब बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए किसानों को अपनी बात आसानी से समझाकर साध सकेगी। किसान आंदोलन स्थगित होने से पश्चिमी यूपी से आने वाले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी राहत महसूस कर रहे हैं। इससे पहले जब गांव में जाते थे तो लोग कहते थे भाई आंदोलन की बातचीत करो, आंदोलन वापस होना चाहिए। अब आंदोलन वापस हो चुका है तो हम अपनी बात उनके बीच में रखेंगे जो 5 साल हमने काम वहाँ किया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी किसान आंदोलन वापसी के फैसले की सराहना की है। उनका कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा जिससे वो किसानों को बहका सकें। जो किसी भी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे, वह सारे के सारे लोग किसान आंदोलन के नाम पर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। वह मुद्दा विहीन लोग हो गए और पूरी जनता और पूरे के पूरे किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। 11 दिसंबर से किसान अपने घरों को लौटना शुरू हो जाएंगे। पिछले 1 साल से ज्यादा मुद्दत से किसान दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि आंदोलन सस्पेंड हो रहा है। हर महीने हालात की समीक्षा होगी। फिलहाल पहली समीक्षा 15 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार के लिए कह सकते हैं एक बड़ी राहत की खबर है। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं क्योंकि ये 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया था, तब से ये आंदोलन चल रहा था। एमएसपी कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि होंगे। दरअसल ये वो मांगे हैं जिस पर सहमति बन गई है। 9 फैक्टर बताए जा रहे हैं इसको लेकर और कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। एमएसपी किस तरह मिले ये कमेटी सुनिश्चित करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और किसानों पर दर्ज सभी केस तत्काल वापस लिए जाएंगे ये कहा गया है क्योंकि मुख्य मांगों में शुमार थी ये मांग। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब की तरह मुआवजा देंगे ये भी कहा गया है। और बिजली बिल पर भी किसान मोर्चा चर्चा करेगा। तो ये तमाम वो मांगे हैं जिसे मान ली गई है और सहमति बन गई है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है। पराली के मुद्दे पर केंद्र के कानून की धारा में बदलाव होगा ये भी कहा गया है। इसके साथ ही अब धारा 15 के प्रावधान से किसान मुक्त होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कौन कौन से वो 9 फैक्टर हैं, वो 9 मांगे हैं जिन पर सहमति बन गई है। 3 कृषि कानून वापस लेने से खुली 13 और उसके बाद जो और मांगे थी वो भी अब मान ली गई हैं, जिसके बाद किसानों ने ये फैसला किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र जारी कर सभी दलों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। माना जा रहा है कि 2022 में महिलाओं का मुद्दा अहम फैक्टर साबित होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने महिला राजनीति को धार देने के लिए नई रणनीति बनाई है। ये रिपोर्ट बीजेपी की महिला नीति, बेबी, स्वाति और अदिति। महिला राजनीति को नई धार। 2022 में होगी नया पार। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी का ये नारा यूपी चुनाव में जोर शोर से गूंज रहा है। वहीं बुधवार को प्रियंका गांधी ने 2022 के लिए महिला घोषणा पत्र जारी कर महिलाओं के मुद्दे को कोर फैक्टर बना दिया है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली जमीन पे होगा।
प्रियंका के इस दांव के बाद बीजेपी भी महिला राजनीति को धार देने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य, स्वाति सिंह और अदिति सिंह के जरिए यूपी की आधी आबादी को साधने की रणनीति बनाई है। इन तीन नेताओं का चेहरा यूपी चुनाव में आधी आबादी को साधने का काम तो करेगा ही, साथ ही विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग को धाराशायी करने का काम भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव से महिलाओं के सशक्तिकरण की पक्षधर रही है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, महिलाओं को सम्मानजनक और उचित प्रतिनिधित्व देने का काम हमारी सरकारों ने किया है। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने संगठन के दायित्व में 33% महिलाओं को देने का काम किया है। इन तीनों नेताओं के अलावा बीजेपी के पास कई और भी प्रभावशाली महिला नेता मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और सांसद गीता शाक्य, प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व सांसद और महामंत्री प्रियंका रावत, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साध्वी निरंजन ज्योति इनमें प्रमुख हैं। इनकी भी चुनाव में अहम भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार महिलाओं को रिझाने के लिए तमाम तरह के वादे कर रही है। बाकायदा कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, जिसको देखते हुए अब बीजेपी भी महिला नीति अपना रही है। और चाहे वो अदिति सिंह हो, स्वाति सिंह हो या बेबी रानी मौर्य, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि महिला फैक्टर को भुनाने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की महिला राजनीति को धार देने की कोशिश पर विपक्ष निशाना साध रहा है। नारी शक्ति श्रीमती प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे के साथ भाजपा को जवाब देने जा रही है। भाजपा का कोई भी शुगुफा चलने वाला नहीं। वो उस आरएसएस की सोच को चलाती जहां 50% नारी शक्ति को कोई सम्मान नहीं। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की मदद और आशीर्वाद से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बनवाने जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाएं चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी की जीत में महिला वोटरों ने अहम भूमिका निभाई थी। तभी तो पीएम मोदी ने इन्हें साइलेंट वोटर का नाम दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसने आधी आबादी को साथ दिया वो किसी भी चुनावी समीकरण को ध्वस्त करने का महत्व रखता है। अब देखना ये होगा कि यूपी चुनाव में महिला शक्ति का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे।